नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात अहिंसा के पुजारी को नमन की। गांधी जयंती पर विशेष कार्यक्रम। सियासी संकट पर बोले गहलोत। और कब सुरक्षित होंगी बेटियां। लुटेरों की जमकर हुई धुनाई। दर्दनाक सड़क हादसा, शव से फैली सनसनी। पेयजल आपूर्ति ठप, चोरों के हौसले बुलंद। और नवरात्र का आज 7वां दिन। और गांधी जयंती पर एसएमएस स्टेडियम में कार्यक्रम है। सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। उन्होंने इस देश के नौजवानों को दुनिया के मुल्कों में जाते थे, गांधी के संदेश को पहुंचाते थे, ट्रेनिंग कैंप करते थे और जो सीखने को मिलता था नौजवानों को, आज भी लाखों की तादाद में इस देश के अंदर वो लोग हैं जो आज पता नहीं कितने प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज राजस्थान सरकार ने इन सबको सम्मानित किया है। मैं समझता हूं कि आज एक शुरुआत है। आने वाले वक्त के अंदर सरकार ने निर्णय किया है कि हम लोग लगातार हम किस प्रकार से गांधी सद्भावना सम्मान उन हस्तियों को दें जो जीवन पर्यंत लगे हुए हैं, गांधी को संदेश को फैलाने के लिए, अपनाते हुए कैसे फैला सकें नई पीढ़ी के अंदर। ऐसे समर्पित महानुभावों और महापुरुषों को हमेशा राजस्थान सरकार चाहेगी। इस सम्मान जो दिया जाता है, ये भी एक प्रेरणा है नई पीढ़ी के लिए। और हमारा समाज का कर्तव्य बनता है समाज ऐसे महापुरुषों को सम्मानित करे। जैसे हम लोग जो शहीद होता है सेनाओं के माध्यम से हमारी सीमाओं पर, उनको हम सम्मान देते हैं। महापुरुष हुए जिन्होंने आज़ाद करवाया मुल्क को, उनको सम्मान देते हैं। समाज सेवी होते हैं समाज के अंदर, उनको सम्मान देते हैं। मुझे खुशी है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जिनके विचारों की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो उनके विचार थे, मैं समझता हूं कि आज के माहौल के अंदर, हमारे देश के अंदर भी, और जब हम देखते हैं यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है रशिया का, हिंसा से लोग मारे जा रहे पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर। आज अभी मैं खबर पढ़ रहा था 120 लोग मारे गए आज सुबह इंडोनेशिया के अंदर हिंसा के माध्यम से। कितना दुख होता है कि तो महात्मा गांधी के संदेश आज सबसे ज्यादा रेलेवेंस रखता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस मौके पर गांधी जयंती में हमेशा सरकार खादी घरों को अनुदान देती है। कंसेशन में गांधी के 2 अक्टूबर से जो लोग खादी पहनते हैं या पहनना चाहते हैं, पहनना चाहिए, उनको कुछ कंसेशन मिल सके, इस मुबारक मौके पर मैं घोषणा करता हूं। एक तो हमने जो विभाग बनाया है शांति व अहिंसा का, पूरी देश के अंदर एकमात्र राजस्थान सरकार है जिसने पहले बनाया, निर्देशालय बनाया था शांति व अहिंसा का, जिसकी जरूरत पूरे मुल्क को है, पूरे प्रदेश को है, मुल्क को है, दुनिया को है। विभाग बनाया हमने सरकार का, पहली बार कल बनाया, रात को मैंने पहले बनाया निर्देशालय, अब बन गया विभाग। और अच्छे ढंग से हम चाहेंगे तो गांधी के संदेश को, उनके शांति के संदेश को, उनके भाईचारे के संदेश को, उनके अहिंसा के संदेश को हम लोग घर घर पहुंचा सकें, लोग संकल्प लेने के लिए आगे आ सकें, ये हमारी सोच रहेगी। और मुबारक मौके पर खादी के अंदर जब हम लोग छूट देते हैं, पिछली बार भी मैंने 50% छूट दी थी हिंदुस्तान में, सबसे अधिक छूट राजस्थान में मिली थी। आज इस मुबारक मौके पर मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं सरकार 50% छूट इस बार भी देगी खादी संस्थाओं को।
यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और ये पुणे में आप अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से तमाम सम्मानित होने वाले महानुभावों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, उनकी दीर्घायु बनने की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके जीवन का आलोक और महात्मा गांधी के आदर्श निश्चित रूप से हमारे जीवन को आलोकित करेंगे। आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग को, कि वे आज के आज देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि दी। और 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उस महान विभूति को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे भारत के वो तमाम बड़े नाम, वो तमाम दिग्गज जिनकी दुनिया भर में पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं यहां पर। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती के अवसर पर देश आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा, बापू के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को उनका अनुपालन करना चाहिए। बापू के विचार देश की उन्नति और देशवासियों का कल्याण सुनिश्चित करते हैं। कांग्रेस के संकट पर बोले सीएम अशोक गहलोत। 50 साल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस में पैदा हुई है ऐसी स्थिति। सीएम गहलोत ने कहा, पार्टी के लिए 2 साल पहले आया था गंभीर संकट। गंभीर संकट में साथ देने वाले सहयोगी विधायकों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। सभी 102 विधायकों ने सरकार के साथ पार्टी की भी इज्जत बचाई थी। अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता तो 102 विधायकों के साथ नाइंसाफी होती। कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव का देश भर में पार्टी के लिए खास महत्व है। सीएम गहलोत ने भाजपा पर भी हमला बोला। कहा, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति और देश में विभाजन का माहौल पैदा कर रही है। मीडिया से रूबरू हुए सीएम गहलोत, जहां उन्होंने सियासी संकट पर खुलकर बात की और बीजेपी पर निशाना साधा। गांधी जी कह दिया कि भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा, एक लाइन का प्रस्ताव पार नहीं करवा पाए हम लोग। ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा रही है कि जब कभी हाईकमान के जो प्रतिनिधि आते हैं वो हाईकमान के बिहार पे आते हैं, तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करे, विश्वास प्रकट करे कांग्रेस अध्यक्ष पर यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसी भरोसे छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी, 102 लोग थे, और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। इसलिए मैंने माफ़ी मांगना मंजूर किया कांग्रेस प्रेसिडेंट से कि भाई, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट होती है और
देश के अंदर सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस प्रकार उन्होंने जीवन जिया है और जिस प्रकार कांग्रेस को चलाया है उन्होंने, वो बेमिसाल है। और हम कैसे बोल सकते हैं 102 को मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उनमें से कुछ मान लीजिए 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरे लिए सगा बचाई थी। बीजेपी तो हर वक्त यही कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करें, अनस्टेबल करें, कैसे सरकार बस चले गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी। वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी इन लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग भी हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे, खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार। तो आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बैठ गई। युवा बेरोजगार कूच कर रहे हैं। राजस्थान के युवा बेरोजगार गुजरात कूच कर रहे हैं। अहमदाबाद कांग्रेस दफ्तर होगा बेरोजगारों का कूच। विभिन्न मांगों को लेकर 1100 युवा बेरोजगार गुजरात जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के विरोध पैदल दांडी यात्रा, 150 किलोमीटर तक पैदल दांडी यात्रा निकाल रहे हैं युवा। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। तो 150 किलोमीटर तक ये पैदल कूच कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में। लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, क्या इनकी मांगे हैं? कब तक ये गुजरात पहुंचेंगे? किससे इनकी मुलाकात होनी है? देखिए, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ये तमाम नेता जो है गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार के लिए यहाँ से कूच कर रहे हैं। गुजरात के पालनपुर, अब राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर स्थित पालनपुर से इनकी ये पैदल दांडी यात्रा की जो शुरुआत है अब से कुछ ही देर बाद होने जा रही है, जहां पर जो अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में करीब 1100 युवा राजस्थान के बेरोजगार जो नौकरी देने की मांगों को लेकर के और बेरोजगारों की जो अलग अलग मांगे हैं, जिन मांगों में प्रमुख तौर पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता समाप्त करने की मांग है, राजकीय ITI कॉलेज में जो 1500 पद बाकी पड़े हुए कंप्यूटर अनुदेशकों को उनकी विज्ञप्ति जारी करने की मांग है। इसके अलावा जो अलग अलग भर्तियां हैं जिनकी जो रुकी हुई हैं, जिन्हें पूरा करना है, सरकार ने 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, वो वादे हैं। इन तमाम वादों को याद दिलाने के लिए और नई भर्तियों के लिए और लंबित भर्तियों को पूरा करवाने की मांग को लेकर के ये तमाम बेरोजगार जो है राजस्थान की कांग्रेस सरकार की खिलाफत करने के लिए गुजरात जा रहे हैं। गुजरात जाने का कारण उनका यह है कि राजस्थान के तमाम कांग्रेसी नेताओं की जिम्मेदारी गुजरात में दी गई है और वे गुजरात के युवाओं को बताएंगे कि राजस्थान में कांग्रेस ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, उन्हें बेवकूफ बनाया है, उनकी मांगे पूरी नहीं की है। तो ऐसे में गुजरात की जो जनता है, गुजरात के जो युवा हैं, वो कांग्रेस को वोट ना दें, इस तरह की अपील करने ये गुजरात जा रहे हैं। और गुजरात के अंदर ये अहमदाबाद के अंदर PCC के दफ्तर का घेराव भी करेंगे गांधीनगर में, वहां पर ये अपनी मांगों को रखेंगे। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले रघु शर्मा वहां के प्रभारी हैं, उनका घेराव करेंगे। तरह तरह के कार्यक्रम जो है इन्होंने वहां के बनाए हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर बाद जो है जालोर से आगे की ओर जो पालनपुर का बॉर्डर लगता है राजस्थान से सटा हुआ, वहां से बेरोजगार जो है वो कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी जो है वो लगाया गया है। लेकिन फिलहाल बेरोजगार आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जो तमाम युवा बेरोजगार साथी हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सरकार ने हमारी मांगों को पर विचार नहीं किया, हमने बहुत मौके दिए सरकार को, अब सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी, तो ऐसे में अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। अभी भी चेतावनी दी है बेरोजगारों ने कि अगर उन गुजरात कूच के बाद भी उनकी यात्रा को लेकर के अगर वो पूरी उनकी मांगें अगर पूरी नहीं होती है तो वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे कांग्रेस घेरो यात्रा जो है वो निकालेंगे और कांग्रेस के नेताओं का विरोध करेंगे। यानी साफ तौर पर कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान का जो बेरोजगार है वो आर पार के मूड में नजर आ रहा है। वो यही कह रहा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार अगर उनके जो वादे चुनाव में किए गए थे वो वादे अगर पूरे कर दे तो बेरोजगार कांग्रेस का समर्थन भी करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, राजस्थान और पूरे देश में कांग्रेस के सामने विचित्र स्थिति है कि बेरोजगारों को मनाए तो मनाए कैसे। फिलहाल बेरोजगारों से कोई मान मनोबल की कोशिश नहीं की गई है और बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर के अब गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं और गुजरात में जाकर के वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार भी करेंगे और राजस्थान से जुड़े हुए नेता और कांग्रेस की तमाम जो लीडर्स वहां पर होंगे उनका घेराव करके वो अपनी मांगों को भी रखेंगे। जी
लवली, क्या ये मुमकिन है कि इस यात्रा से पहले कोई जो है प्रशासनिक नुमाइंदा उनके साथ बातचीत करे या कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो, या फिर इनकी यात्रा को वहां तक पहुंचने ना दिया जाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रशासनिक नुमाइंदों से बेरोजगार लगातार वार्ता कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि किसी भी जो है जिम्मेदार अधिकारी ने जो है वो बात करने की कोशिश की उन लोगों से, क्योंकि मांगे जो है वो अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई है। सीधे तौर पर ये कहें तो ये तमाम डिमांड जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई है, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री कार्यालय में इनकी कई बार वार्ताएं हो चुकी है। तो ऐसे में कोई भी मंत्री और कोई भी अधिकारी इस पूरे बीच के पछड़े में हाथ नहीं डालना चाहता, क्योंकि पूरे मसले में सीएमओ जो है वो पूरे मसले के अंदर नजर बनाए हुए है। तो ऐसे में सीएम दफ्तर की ओर से अगर कोई बातचीत होती है तो शायद ये बेरोजगार मानने के लिए तैयार होंगे, वरना तो 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के अलग अलग विभाग, अलग अलग विभागों के मंत्री, अलग अलग भर्ती आयोग और अलग अलग ये कह सकते हैं कि विभिन्न आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। मगर तय समय और सरकारी कामकाज की प्रणाली के चलते ये बेरोजगार नाराज हैं कि सुस्ती से जो कामकाज चल रहा है भर्तियों का राजस्थान में, उसको लेकर के इनकी नाराजगी। जी लवली, जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और 12 में एक युवती ने आत्महत्या कर ली। युवक द्वारा मानसिक प्रताड़ित होकर अपनी जान दे दी। पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बार बार कॉल करके तंग करने का आरोप लगाया। पुलिस ने धारा 306 में केस दर्ज किया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। 12 युवक द्वारा मानसिक प्रताड़ित होकर युवती ने जान दे दी। पिता ने शहर निवासी आशीष सोन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बार बार कॉल करने, वीडियो रील भेजकर तंग करने का आरोप लगाया। कोतवाली थाना पुलिस ने धारा 306 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तो 12 की ये घटना है जहां पर बताया जा रहा है एक युवती ने सुसाइड कर ली। एक युवक पर आरोप है। युवती के पिता ने आशीष सोन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि युवक बार बार युवती को फोन करके तंग कर रहा था। पुलिस ने धारा 306 में केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विपिन 12 से हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, अगर युवक बार बार फोन कर रहा था तो इसकी शिकायत जो है वो पुलिस में दी जा सकती थी। क्या कुछ जानकारी इस आत्महत्या के बारे में, पुलिस का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए, युवक जो है सहपाठी था। जब कोचिंग जाती थी युवती और वहां पर युवक की मुलाकात हुई थी, और ये इसे एक तरफा प्यार कहा जा सकता है, क्योंकि युवक जब युवती को बार बार कॉल करता था। इसकी शिकायत युवती ने अपनी माता पिता को भी की थी। उसकी माँ ने जो है युवक को मिलकर वहाँ कोचिंग गई। उसकी माँ ने उसको डांटा, समझाया किस तरह वो हरकतें नहीं करे, उनकी बेटी को परेशान नहीं करे। लेकिन कुछ दिन तो मामला ठीक चला, लेकिन कुछ दिन बाद जो है युवक ने फिर से युवती को अन्य नंबरों से, क्योंकि वो नंबर तो ब्लॉक कर दिए गए थे, तो अन्य नंबरों से जो है कॉल करना शुरू किया, वीडियो रील डालने शुरू किए। तो लगातार मानसिक उसको प्रताड़ित किया जाने लगा। युवती द्वारा एक बार परिजनों को शिकायत कर दी गई थी, लेकिन फिर से युवती ने जो है वो अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाई, माँ बाप को पुनः नहीं बता पाई और डिप्रेशन में जाती गई। इसी का नतीजा रहा कि डिप्रेशन में जाते जाते एक दिन ऐसा आया जब युवती ने आखिरकार फांसी का फंदा लगाकर युवक की प्रताड़ना से और आत्महत्या कर ली। मामले में भी देखिए, आसिफ लोक लज्जा के डर के मालिक कुछ दिन तो अपनी बेटी की आत्महत्या के बाद भी परिजन जो है लोक लज्जा के डर से, बदनामी के डर से चुप रहे। लेकिन जब 10-12 दिन बीते और परिजनों को लगा कि नहीं, बेटी के साथ गलत हुआ है और बेटी जो है प्रताड़ित होकर बेटी ने इस तरह की आत्महत्या की है, तो पिता जो है वो थाने में पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई है, बेकायदा नामजद रिपोर्ट कराई है युवक के खिलाफ। और पुलिस ने जो है धारा 306 आईपीसी में ये मामला भी दर्ज कर लिया है और युवक को फिलहाल विपिन, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है? बिल्कुल नहीं, आरोपी के घर पे गई थी पुलिस, रात भी दबिश दी गई थी, लेकिन आरोपी फिलहाल नहीं मिला है। उसी की तलाश में जो है कोतवाली थाना पुलिस जो है वो तलाश में जुटी हुई युवक की, और युवक से पूछताछ के बाद ही जो है मामला ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये कितने टाइम से चल रहा था और किस तरह का जो है प्रताड़ना ये दी जा रही थी और किस तरह से युवती को बार बार परेशान किया जा रहा था। आसिफ, विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। टोंक के बिसलपुर पेयजल लाइन में लीकेज। जयपुर में आज पेयजल आपूर्ति नहीं होगी। सूरजपुरा प्लांट के पास लाइन के
वॉल्व में लीकेज हुआ। देर रात पाइपलाइन में लीकेज हुआ। कर्मचारी लाइन को दुरुस्त करने में जुटे रहे। संबंधित फर्म और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जयपुर से भी अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो आज जयपुर में राजधानी में पानी की सप्लाई नहीं होगी। संबंधित फर्म और अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। टोंक के बीसलपुर पेयजल लाइन में यह लीकेज हुआ है। इस वाल्व को फिलहाल ठीक किया जा रहा है। ऐसे में आज पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी राजधानी में। सूरजपुरा प्लांट है और इसी के पास ये तकनीकी गड़बड़ी आई है। ये वो तस्वीरें जहां पर वाल्व लीकेज हुआ है और पानी बह रहा है। इसे ही ठीक करने की कोशिशें यहां पर शुरू की जा चुकी हैं। देर रात पाइपलाइन में लीकेज हुआ था। जल्दी इस लीकेज को ठीक किया जाएगा, लेकिन तब तक राजधानी वासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और दौलत पारिक टोंक से हमारे साथ जुड़ गए। दौलत, कब तक इस वॉल्व को ठीक कर लिया जाएगा? देखिए, ठीक करने के लिए टीम लगी हुई है, दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जयपुर और बीसलपुर जो पेयजल लाइन है, लाइफ लाइन कही जाती है, इसमें लीकेज है, मेजर लीकेज है। देर रात से ही कोशिश की जा रही है दुरुस्त करने के। कर्मचारी अधिकारी जुटे हुए हैं। जयपुर से भी चीफ इंजीनियर की टीम है, वो मौके पर पहुंचने वाली है। दरअसल ये सूरजपुरा प्लांट है, बीसलपुर जयपुर पेयजल लाइन, जयपुर जो सप्लाई होती है उसका सबसे बड़ा प्लांट है। और यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर जो लाइन है वहाँ लीकेज है और बताया जा रहा है कि समय लगेगा। जयपुर की जो पेयजल सप्लाई है फिलहाल बाधित है। जी दौलत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता दौलत पारिक टोंक से जानकारी दे रहे थे। पेयजल आपूर्ति बाधित होगी, यानी कि अगर राजधानी के लोग आज पानी पीने का पानी स्टोर करके रखें तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बहुत हद तक मुमकिन है कि ये लीकेज देर शाम तक ठीक किया जा सके। हालांकि टीम वहां पर पहुंच गई है, लगातार दुरुस्त करने की कोशिशें जारी है, लेकिन जब तक इसे ठीक किया जाएगा तब तक पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। और धौलपुर में नदी में एक शव मिला है। नदी में एक व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में डर का माहौल है। बसेड़ी कस्बे के गांव में शव मिला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। धौलपुर में एक व्यक्ति का यह शव मिला है। इस शव के मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी है। पुलिस ने इस शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम की कवायद शुरू की जा रही है। शव की शिनाख्त करने की कोशिशें जारी हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये हत्या से जुड़ा मामला तो नहीं, या फिर इस शख्स ने आत्महत्या की है। फिलहाल बहुत सारे सवाल इस शव को लेकर, जिनकी तलाश में पुलिस लगी है। हरिवीर धौलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिवीर, क्या जानकारी शव के बारे में? जी आसिम, मैं बिल्कुल बता दूं, ये बाड़ी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां कस्बा के पास ही एक गांव पड़ता है, ब्रजफल का गांव पड़ता है। वहां पर नदी में ये सब मिला है। ये जो ब्रज माफलकापुरा को जो रास्ता है, वहां पुलिया के पास में ये नदी में सब मिला है। सब मिलने से जो वहां के जो ग्रामीण हैं, जो आसपास के जो गाँव हैं, उनमें सनसनी फैल गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त कराई। तो जो पास में ही गांव है ब्रज माफलकापुरा, वहां का ये वीरवल है। ये वहां से जिसकी पहचान हुई है, ये 60 वर्षीय है। बताया जा रहा है कि ये देर शाम को कल निकला था और इसके सबको वो मोर्चरी में रखवा दिया है पुलिस ने और पूरे मामले की जांच कर रही है। हरिवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात चूरू की, जहां के जिला कलेक्ट्रेट के पास खड़ी नगर परिषद की ट्रैक्टर ट्रॉली एक बाइक से टकरा गई। सड़क हादसे में अगुणा मोहल्ले
कि युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। युवक को राजकीय भटिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने नगर परिषद की ट्रैक्टर ट्रॉली पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। सबसे पहले लापरवाही तो ट्रक ट्रॉली वाले की जो रॉन्ग साइड में ट्रॉली डिवाइडर के पास खड़ी थी। नियमानुसार डिवाइडर के विपरीत दशा में होनी चाहिए थी, लेकिन वो रॉन्ग साइड में खड़ी थी और ना उसके रिफ्लेक्टर था ना होता। इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और उनकी घोर लापरवाही है। और अस्पताल में जब एम्बुलेंस में लेके आ गए थे तो वहाँ डॉक्टर्स की टीम नहीं मिली और डॉक्टर्स आने में समय लगाया। इसके अंदर पूरा ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिला। राजसमंद जिले में कुंवारिया थाना क्षेत्र में 3 साल पहले बिंदोली के दौरान युवती को अगवा कर खेत में बलात्कार के आरोप में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 2 चचेरे भाइयों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दो आरोपियों को आज पॉक्सो कोर्ट राजसमंद द्वारा 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। वर्ष 2019 का कुंवारिया थाने का यह प्रकरण है, जिसमें पीड़िता ने पुलिस थाना कुंवारिया में उपस्थित होकर यह रिपोर्ट पेश की। डूंगरपुर जिले में रात में सड़कों पर निकलना लोगों के लिए मुसीबत बन गया। रात में वाहनों पर पथराव और शराब के लिए पैसे मांगने और नहीं देने पर मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीती रात दोबड़ा थाना क्षेत्र में धनजी भाई पटेल रमेश पटेल अपने 2 अन्य साथियों के साथ कार में उदयपुर से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान रणसागर तालाब के पास 8 से 9 बदमाशों ने उनकी कार पर पथराव कर दिया। हालांकि कार में ज्यादा लोग होने से बदमाश भाग गए। इधर पुलिस ने कार चालक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। बदमाशों का आतंक है। आप देख सकते हैं किस कदर गाड़ियों के शीशे फोड़े गए, वाहनों पर पथराव करके पैसे मांगे जाते हैं। इससे पहले भी ये कई बार वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। लगातार शिकायतें की गई ऐसे असामाजिक तत्वों के बारे में। अगर समय रहते इनकी हरकतों पर लगाम लगाई जाती तो इनकी ये और ज्यादा हरकतें नहीं बढ़ती। जयेश डूंगरपुर से हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, क्या पुलिस के हाथ अब भी खाली है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा डूंगरपुर जिले में इन दिनों रात के अंधेरे में जो सड़कों पर बदमाशों का राज है और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि लूटपाट के लिए बदमाश आने जाने वाले वाहनों पर पथराव करते हैं। बीती रात भी ऐसी ही घटना दोबड़ा थाना क्षेत्र के रणसागर के पास हुई थी, जहाँ पर 8 से 10 बदमाश सवार एक कार पर पथराव कर दिया। कार में जो मौजूद लोग थे उनको शीशे फूट जाने के कारण चोटें आई है। इसके बाद जैसे तैसे जो कार सवार जो लोग थे वो कार को भगाकर दोबड़ा थाने पर ले गए और इस मामले की शिकायत की। पुलिस जो है वो थाने से रवाना हुई। मौके के लिए बदमाश भाग चुके थे और फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। जी जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।